everyone. Welcome. Myself Vibhav Shukla, Assistant Professor, Chemistry Department at Axis College at कानपुर। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया था, तो आज उसी सॉलिड स्टेट से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो हमारा फर्स्ट लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको आसानी रहेगी अपनी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को आगे समझने के लिए। हम लोग बात करते हैं आज कंट्रीब्यूशन की। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि सॉलिड स्टेट में सॉलिड क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन सब के बारे में जानकारी लिया। उसके बाद हम लोगों ने कॉर्नर के बारे में सीखा। तो अगर बात करें कॉर्नर की, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना एक यूनिट सेल ड्रा किया था। ये हमारा यूनिट सेल था। इस यूनिट सेल में हम लोगों ने बात किया था कॉर्नर की, फेस की, एज की, और कॉर्नर को ही वर्टिसेस बोलते थे। तो अगर बात करें कॉर्नर, तो कॉर्नर टोटल हमारे 8 होते थे, फेस हमारे 6 होते थे, एज हमारी 12 होती थी। ये चीज हम लोग सीख चुके थे प्रीवियस क्लास में। इसके बाद सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट, जिनके बेस पे हम लोगों ने बात किया था यूनिट सेल हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात किया था कि SCC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारा प्रिमिटिव के केस में आता है, और BCC, FCC, DCC ये सारे हमारे आते हैं नॉन प्रिमिटिव के केस में। और डिफिनीशन हम लोगों ने बताया था कि प्रिमिटिव के केस में लैटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं, नॉन प्रिमिटिव के केस में लैटिस पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ सम अदर स्पेसिफिक पोजीशंस पे भी होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट देखा। जब बात की गई दूसरे क्लासिफिकेशन की, तो ये देखा गया एक्सियल बॉन्ड एंगल और एक्सियल लेंथ के बेस पे, जिसमें हम लोगों ने 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात किया था और एक अपनी ट्रिक बनाया था क्यूट आवर मदर के हिसाब से कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये 7 टाइप के, 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते थे, यूनिट सेल होते थे। अब इसके बाद आज की क्लास से हमें शुरुआत करना है कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें यह देखना है कंट्रीब्यूशन हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर NaCl हम लोगों को क्रिस्टल पढ़ना है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब समझ लेंगे तब जाके हम लोग डिफेक्ट पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी मैंने बोला था कि मैं आपको क्यों इस यूनिट सेल से लेके डिफेक्ट तक ले जा रहा हूं। जैसे मजे की बात है, आपसे कोई पूछे कि बताओ मेरे अंदर क्या कुछ डिफेक्ट है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ विभव सर के अंदर क्या कुछ डिफेक्ट है, तो अगर आप मेरे बारे में जानते ही नहीं हैं तो डिफेक्ट कैसे बता पाएंगे। यानी जिन डिफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है कि भाई NaCl क्रिस्टल है, उसके अंदर डिफेक्ट आ गया, पहले NaCl के बारे में तो जान लो। यानी पहले NaCl की स्ट्रक्चर, संरचना, कंडीशंस, ये सब तो जान लो, किन लैटिस पॉइंट से मिलके बना हुआ है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। जब सही सही चीजें आपको पता चलेंगी तभी तो जाके आप उसके बारे में डिफेक्ट बता सकते हो। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हो, मुझसे कोई पूछे कि बताओ सामने जो व्यूअर है उसके अंदर क्या कुछ डिफेक्ट है, अब मैं तो आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूं, तो मैं कैसे बता सकता हूं डिफेक्ट। तो इसलिए स्ट्रक्चर तक पहुंचना जरूरी है, उसके बाद ही हम डिफेक्ट की कहानी चालू करेंगे। तो स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं। अब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट तभी पढ़ पाओगे आप जब आपको कंट्रीब्यूशन पता होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल की बात मैं ये दिखाता हूं कि अपने इस यूनिट सेल में मैं ये कह रहा हूं कि ये 8 टाइप के लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे रखे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं येलो कलर के 8 लैटिस पॉइंट
इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इस यूनिट सेल में कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इस यूनिट सेल में कितने होंगे। अब अगर आपको कंट्रीब्यूशन की समझ नहीं है तो आप कहोगे सर कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। इस यूनिट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 एक छोटा सा भी बच्चा बता देगा कि सर 8 लैटिस पॉइंट है। तो आपका आंसर अगर कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़े हो तो आपका आंसर आता है कि सर 8। और जैसे ही आपने 8 बोला वैसे ही हमारा आंसर गलत हो गया। यानी ये टोटल जो 8 दिख रहे हैं वो इस यूनिट सेल के 8 लैटिस पॉइंट नहीं है। मैं आपको समझाता हूं थोड़ा अलग तरीके के एग्जांपल लेके। देखो ये यूनिट सेल हम लोगों ने ड्रा किया था, ये हुआ हमारा यूनिट सेल और इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे हम लोगों ने क्या दिखाया, लैटिस पॉइंट दिखाया। तो मान लो ये कॉर्नर है इसके 8 और ये सारे हम लोगों ने लैटिस पॉइंट दिखा दिए। तो ये लीजिए ये सारे लैटिस पॉइंट हमारे यहाँ पे फिक्स हो गए। अब थोड़ा इमेजिन करिए जिस कमरे पे बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लास देख रहे हैं, उसी कमरे को इमेजिन करिए कि जो हमारा यूनिट सेल बना है, हम जिस कमरे पे हैं, जिस रूम पे बैठे हुए हैं, ये वही यूनिट सेल बना हुआ है। आप अपने रूम पे देखिए, आपको 8 कोने दिख रहे होंगे। मुझे तो अपने कमरे पे दिख रहे हैं, तो आपको भी अपने कमरे पे 8 कोने दिख रहे हैं, जैसे इस पे 8 कोने बने हुए हैं। और इस 8 कोने पे, 8 कॉर्नर पे आप एक एक गोल फुटबॉल लगा दीजिए। अपने रूम के 8 कॉर्नर पे 8 फुटबॉल रख देते हैं हम लोग। और हम लोग कहाँ हैं? हम लोग अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। अब आपसे कोई पूछे कि कितना फुटबॉल टोटल दिख रहा है आपको, आपसे कोई पूछे कितने फुटबॉल दिख रहे हैं आपको, तो अभी भी आपका आंसर आएगा कि सर कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो 8 फुटबॉल दिख रहे हैं। अपने इस कमरे पे बैठे हुए हैं, 8 फुटबॉल दिख रहे हैं। लेकिन जरा इमेजिन करके देखो कि आप जिस कमरे पे बैठे हुए हैं उसके किसी एक कोने पे हमने एक फुटबॉल रख दिया और उस कमरे के अंदर बैठ के देख रहे हैं, तो क्या पूरा पूरा फुटबॉल आपको दिख रहा है कमरे के अंदर से? आपको उस फुटबॉल का छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। क्यों? अब सोचो, जिस कमरे पे आप बैठे हो वहां पे एक फुटबॉल रखा है, कोई आदमी अगर छत पे खड़ा है तो उस कमरे के छत कोने पे जो फुटबॉल रखा है, छत से भी तो वो फुटबॉल दिख रहा है, पड़ोस वाले कमरे से भी तो फुटबॉल दिखेगा। यानी ये जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल, मान लो इस फुटबॉल की बात करते हैं, तो जब कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो इस फुटबॉल का थोड़ा ही हिस्सा कमरे के अंदर से दिख रहा है। बाकी हिस्सा कोई बाहर से देख सकता, कोई ऊपर से देख सकता, कोई पीछे वाले कमरे से देख सकता है। अब आपको थोड़ा बहुत इमेजिन हो रहा होगा कि कमरे के अंदर बैठकर देखने से कोने पे रखा हुआ पूरा फुटबॉल हमें नहीं नजर आता है, उसका थोड़ा सा ही हिस्सा हमें नजर आता है, उसका थोड़ा सा ही हिस्सा हमें नजर आता है। अब उस थोड़े से हिस्से को हमें कैप्चर करना है, पकड़ना है कि वो हिस्सा कितना था जो हमारे इस यूनिट सेल के अंदर, हमारे अपने कमरे के अंदर बैठकर देखने से वो कितना हिस्सा हमें दिखता था। हमें उस बात को देखना है, तब जाके हर एक कोने पे फुटबॉल का जितना हिस्सा रखा है, मान लो 8 फुटबॉल हमने कोने पे रखे हैं, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखेगा हमें। फिर उन थोड़े थोड़े हिस्से को हम जोड़ेंगे और तब बताएंगे कि नहीं भैया, हमें 8 फुटबॉल नहीं दिख रहे थे, हमें 8 फुटबॉल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिख रहा था और उन थोड़े थोड़े हिस्सों को जोड़कर हमें इतना हिस्सा दिख रहा था। ये चीज हमें देखना है। तो अब एक डाउट जो था वो क्लियर हुआ कि जो 8 फुटबॉल हम लोग बोल रहे थे, 8 गोले हम लोग बोल रहे थे कि कमरे के 8 कोने पे बैठकर 8 गोले हमें दिख रहे हैं, 8 फुटबॉल हमें दिख रहे हैं, वो रियल में 8 नहीं है। अब वो रियल में है कितने, वो हमें समझना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आपको थोड़ा और इमेजिन करवाते हैं। क्या कहते हैं, आओ देखें। हम लोग अपना एक यूनिट सेल बड़ा सा मान के चलेंगे। ये हमने एक यूनिट सेल बना दिया।
यह एक यूनिट सेल हम लोगों ने ड्रा कर दिया और इस यूनिट सेल को हम लोग स्पेस लैटिस में कन्वर्ट करेंगे। इस यूनिट सेल को स्पेस लैटिस में कन्वर्ट करेंगे। क्या डिफिनीशन थी स्पेस लैटिस की? तो बोला गया था द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। और यूनिट सेल वो हिस्सा था जो बार बार रिपीट होके एक स्पेस लैटिस का निर्माण करता था। तो आओ अपने इस यूनिट सेल को स्पेस लैटिस में बदल के देखते हैं। कैसे देखना है? हमने एक लाइन ये ड्रा किया, एक लाइन हमने ये ड्रा किया, फिर एक लाइन ये ड्रा किया और एक लाइन ये ड्रा किया। एक ये लाइन ड्रा हुआ, एक ये लाइन ड्रा हुआ। ये यूनिट सेल हमारा स्पेस लैटिस में कन्वर्ट हो रहा है। कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? यूनिट सेल हमारा स्पेस लैटिस में कन्वर्ट हो रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो बनाने में आप देख सकते हैं उसको। ये आई होप आपको इस यूनिट सेल में ये जरूर समझ में आ रहा है कि 4 यूनिट सेल छोटे छोटे 4 यूनिट सेल नीचे रखे हुए हैं और 4 यूनिट सेल ऊपर रखे हुए हैं। बड़े आराम से आप देख के बता सकते हैं कि भाई 4 यूनिट सेल नीचे हैं और 4 यूनिट सेल ऊपर रखे हुए हैं। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ये टोटल 8 यूनिट सेल हमारे रखे हुए हैं। अब इन 8 यूनिट सेल में हमें कंट्रीब्यूशन की बात करना है। मैं आपको यह भी समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि हमने 8 यूनिट सेल ही क्यों लिए। भाई आप 8 से ज्यादा भी तो बना सकते थे। स्पेस लैटिस की बात है, न जाने कितनी यूनिट सेल हो सकते हैं। हमने केवल और केवल 8 लिए। पता है क्यों? क्योंकि हमारा काम इन 8 यूनिट सेल से ही सॉल्व हो जाता है। 9th 10th 11th 12th की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है ये भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं और पहला कंट्रीब्यूशन हम सीखने जा रहे हैं किसका? कॉर्नर का। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। यानी आपने अभी तक देखा था अगर कोई फुटबॉल हमारे कमरे के कॉर्नर पे रखी हुई है तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि सर वो जो कॉर्नर पे फुटबॉल रखी हुई है वो पूरी कमरे के अंदर बैठ के नहीं दिखती है। तो बात आई सर कितनी दिखती है? तो उस कितनी दिखती है का आंसर हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। तो आओ बना के देखते हैं। जैसे मैंने एक यूनिट सेल लिया, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा यूनिट सेल मैं लेके चल रहा हूं। जो फ्रंट में हमारा यूनिट सेल है, मैं उस यूनिट सेल की बात करने जा रहा हूं। जो फ्रंट में यूनिट सेल है मैं उस यूनिट सेल की बात करने जा रहा हूं और ये रेड कलर आप देख पा रहे होंगे। अब आपको अच्छे से इमेजिन हो रहा है कि सर एक यूनिट सेल आपने रेड कलर वाला रखा है, एक उसके पीछे है, एक उसके बगल में है और एक उस बगल के पीछे है, और सर इसी तरह 4 यूनिट सेल ऊपर रखे हुए हैं। यानी 8 यूनिट सेल हमें आसानी से दिख रहे हैं सर। तो आइए कॉर्नर की बात करते हैं। अब कॉर्नर पे देखना मैं क्या दिखाने जा रहा हूं आपको। कॉर्नर की मैं बात करता हूं ग्रीन पेन से और कहता क्या हूं, इस रेड कलर वाली यूनिट सेल के कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर की बात कर लेते हैं, फिर 8 कॉर्नर को उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आइए हम लोग इस कॉर्नर की बात करते हैं और इस कॉर्नर पे हम लोगों ने एक अपना यूनिट सेल ड्रा कर दिया। ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है कि इस कॉर्नर के, इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे एक यूनिट सेल हम लोगों ने एक लैटिस पॉइंट ड्रा कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सोच के बताइए यह कॉर्नर कौन कौन से यूनिट सेल में दिखाई पड़ रहा है। यह कॉर्नर कौन कौन से यूनिट सेल में दिखाई पड़ रहा है। यानी अगर फुटबॉल रख दिया जाए तो वो फुटबॉल कौन कौन से कमरों में दिखाई पड़ रहा है। तो आओ देखते हैं, सोच के बताइएगा। रेड वाले में तो ये है ही, जस्ट उसके पीछे वाला जो रूम बना है अगर वहां पे फुटबॉल रखोगे तो आसानी से दिखेगा थोड़ा सा हिस्सा। इस बगल वाले पे भी दिख रहा है और इसके पीछे वाले पे भी दिख रहा है। यानी जो नीचे के 4 कमरे बने हुए हैं, इन चारों कमरों पे ये फुटबॉल दिख रहा है। बिल्कुल सर दिख रहा है। और जो 4 कमरे उसके ऊपर रखे हुए हैं, उसके ऊपर बने हुए हैं, वहां पे भी हमारा यह फुटबॉल, यह कॉर्नर दिख रहा है। अरे भैया अगर आपको नहीं समझ आता है
आप ये इमेजिन करिए, एक प्लेन में जिस जमीन में हम सतह में बैठे हुए हैं, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा, यानी चार कमरे ये बराबर से बने हुए हैं। नीचे वाले ये चार कमरे बराबर से बने हुए हैं और चार कमरे उन चार कमरों के ऊपर बने हुए हैं और किसी एक कमरे के बीच वाले कोने पे हमारा एक फुटबॉल रखा हुआ है, तो क्या वो उन 8 कमरों पे नहीं दिखेगा? सर बिल्कुल दिखेगा। तो यही बात हम समझा रहे थे कि जो एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर केवल इसी रेड वाले यूनिट सेल में नहीं दिख रहा है, ये उसके पीछे वाले से भी कनेक्ट है, बगल से भी कनेक्ट है, बगल के पीछे वाले से कनेक्ट है और जो चार ऊपर यूनिट सेल बने हैं उनसे भी यह कनेक्ट है। अब आप एक बात बताइए कि अभी आपको मैंने बोला कि हमने ये 8 यूनिट सेल ही क्यों लिए, 9, 10, 11, 12 भी तो ले सकते थे। तो बिल्कुल ले सकते थे सर। कैसे? अब मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूं कि अगर इन चार कमरों के ऊपर, यानी फर्स्ट फ्लोर ये था, सेकंड फ्लोर ये था, थर्ड फ्लोर की हम बात करते हैं, अगर चार कमरे हम इसी तरह ऊपर बनाए हुए होते तो क्या इस कमरे का इन कमरों से कोई लेना देना होता? तो आंसर आता सर कैसी बात कर रहे हैं, ऊपर वालों कमरों का इस कमरे से कोई लेना देना नहीं है। भाई आप खुद ही सोचिए, आपका घर बना हुआ है, जो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए, ग्राउंड फ्लोर में जो आपका कमरा है, उस कमरे की छत से उसके ऊपर वाले कमरे से क्या कुछ लेना देना है? तो पता चला सर नहीं, उस कमरे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से इसका कंट्रीब्यूशन 1 ना होके 1/8 होता है। क्या कि 1 कंट्रीब्यूशन ना होके ये यूनिट सेल केवल इसी रेड वाली यूनिट सेल का नहीं है, ये टोटल 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन जो गलत शुरुआत में हमने बोला था कि सर 1 कंट्रीब्यूशन होगा यानी टोटल 8 लैटिस पॉइंट होंगे, हमने कहा सर 8 लैटिस पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि जो एक है ये जो एक कॉर्नर है ये इसका नहीं है, इसका इस कमरे में 1/8 हिस्सा आता है। तो लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं हम लोग कि कॉर्नर का जो हिस्सा आया, कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन आया वो 1 ना आकर 1/8 होता है, 1 ना आके 1/8 होता है। ये हुआ हमारा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। अभी कॉर्नर के बाद हमें दूसरा पढ़ना है फेस का कंट्रीब्यूशन। तो आइए देखते हैं फेस का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होता है। तो हम बात करते हैं फेस की, और फेस में क्या देखना है, देखो जैसे आप ये इमेजिन करके चले थे कि आप जिस कमरे पे हैं, एक कमरा वो है, एक उसके बगल में कमरा है और 2 कमरे इसके पीछे बने हुए हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर में 4 कमरे बने हुए हैं और 4 कमरे इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बने हुए हैं। टोटल 8 कमरे बने हैं, ये ऐसे बने हुए हैं। अब किसी एक कमरे की, मान लो जिस कमरे में आप बैठे हुए, इमेजिन करना बहुत मजेदार चीज है, जिस कमरे पे आप बैठे हुए हैं उसकी किसी एक दीवार है ना, 6 दीवारें आपको दिख रही हैं, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, अप, डाउन। अब मान लो लेफ्ट वाली हम लेके चलते हैं, अपनी लेफ्ट वाली दीवार पे एक खिड़की लगा देते हैं, या यूं कहें उस पे हम लोग होल करके एक फुटबॉल रख देते हैं। अब आप बताओ, जब वो फुटबॉल उस दीवार पे रख दिया गया तो कितने कमरों में वो फुटबॉल दिख रहा है? तो पता चला कि सर जिस कमरे पे मैं बैठा हूं उस पे और जस्ट उसके पड़ोस वाले कमरे पे, क्या अपने पीछे वाले कमरे पे वो फुटबॉल दिखेगा? नहीं दिखेगा। तब दिखेगा जब आप पीछे वाली दीवार पे होल करेंगे। यानी किसी एक दीवार पे फुटबॉल रखने से, खिड़की खोलने से, या कहें लैटिस पॉइंट रखने से वो सिर्फ और सिर्फ 2 कमरों में कंट्रीब्यूशन देता है। तो सर यहाँ पे कैसे समझाएंगे? यहाँ पे हम ऐसे समझाएंगे, मान लो अपने रेड वाले यूनिट सेल पे, इस रेड वाले यूनिट सेल की इस वाली फेस पे एक लैटिस पॉइंट बना दिया, एक होल कर दिया, खिड़की लगा दिया, फुटबॉल रख दिया, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब आपसे कोई पूछे कि ये इस दीवार पे जो ये लैटिस पॉइंट है ये कितने कमरों में दिख रहा है, तो आप कहोगे सर एक तो रेड वाले पे दिखेगा और दूसरा इस वाले पे दिखेगा,
क्या इसके पीछे वाली पे कोई इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्या इसके ऊपर के जो सारे बने हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा? क्या उसके पीछे वाले रूम पे इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर आएगा नहीं सर, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिस कमरे पे मैं बैठा हुआ हूं और उस कमरे के अगर छत पे एक होल कर दिया जाए तो वो होल से हम ऊपर वाले कमरे को देख सकते हैं और जिस कमरे पे बैठे हैं उसको देख सकते हैं। अगल बगल आगे पीछे जितने भी रूम है उसका उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी फेस पे जो लैटिस पॉइंट होता है वो एक कमरे का नहीं होता, वो 2 कमरों का होता है, वो 2 यूनिट सेल का होता है। इसीलिए हमारे फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है, वह 1/2 होता है। तो ये बात हुई हमारी फेस के कंट्रीब्यूशन की। अब फेस के कंट्रीब्यूशन के बाद हम बात करते हैं किसकी? एज के कंट्रीब्यूशन की। कोई भी लैटिस पॉइंट अगर हमारा एज पे रखा हुआ है, कोई भी लैटिस पॉइंट हमारा एज पे रखा हुआ है तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ रहे होंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा सर 1/4। बात आती है सर कैसे आया 1/4? तो आइए देखते हैं। मान लो हमने अपने रेड वाले यूनिट सेल की किसी एक एज को पकड़ लिया, किसी एक एज को पकड़ लिया। मैंने पढ़ाया था एज क्या होता है, तो कहा गया था 2 फेस को जोड़ने वाली एक लाइन होती है सर, उसको एज बोलते हैं। तो आइए हम इस लाइन पे एक लैटिस पॉइंट बना लेते हैं, यानी इस लाइन पे एक पॉइंट हमने रख लिया। ये पॉइंट किस किस कमरे पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है सोच के बताइए। एक तो रेड वाली पे भी दिखेगा पॉइंट, एक रेड वाली की जो पीछे है इस पे भी दिखेगा, और एक रेड वाले के जो ऊपर है उस पे भी कंट्रीब्यूशन देगा, और उसके पीछे वाले कमरे पे भी कंट्रीब्यूशन देगा। क्या इस लाइन का इधर साइड के 4 कमरों से कोई लेना देना है? तो आंसर आता है बिल्कुल नहीं है सर। आप इसकी मदद से नहीं समझ पाते तो जो 8 कमरे आप बनाए थे, 4 कमरे ग्राउंड फ्लोर में, 4 कमरे ऊपर, और अब आपसे कोई पूछे कि सर बताओ एज कैसे समझेंगे, तो आप जिस कमरे पे बैठे हुए हैं, आप जिस कमरे पे बैठे हुए हैं, मान लो इधर ही साइड मुंह करके हम बैठे हुए हैं, तो मेरे सामने एक दीवार है, मेरे पीछे एक दीवार है, एक इधर है, एक इधर, ऊपर और इधर है। मैं मान लो इस वाली लाइन पे जो छत पे एक लाइन दिख रही होगी, फ्रंट और बैक की दीवार को जोड़ती हुई एक लाइन दिख रही है, उस लाइन के बीचों बीच एक होल कर देता हूं मैं, और उस होल पे मैं एक फुटबॉल फिट कर देता हूं। क्या करता हूं? मैं उस होल पे एक फुटबॉल फिट कर देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो फुटबॉल कितने कमरों में दिख रहा है? तो आपका आंसर क्या आएगा? सर मैं जिस कमरे पे बैठा हूं उस कमरे पे दिख रहा है, उसके बगल वाले कमरे पे दिख रहा है, मेरे जस्ट ऊपर वाले कमरे पे दिख रहा है, और मेरे ऊपर के जस्ट बगल वाले कमरे पे दिख रहा है। यानी 4 कमरों पे दिख रहा है सर, और जो पीछे साइड हमारे 4 कमरे बने हुए हैं उन 4 कमरों पे वो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एज पे रखा हुआ कोई लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिट सेल का नहीं होता है, वो 4 यूनिट सेल में बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन देता है। इसलिए एज का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 होता है। इसलिए एज का हमारा कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं ये चीज हमने जो लिखा था, ये यूनिट सेल हमने बनाया था। इस यूनिट सेल की बात करें तो कॉर्नर पे जो 8 कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, तो आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि कमरे पे 8 फुटबॉल रखे हैं, कमरे के अंदर बैठ के बताओ कितने फुटबॉल दिख रहे हैं, तो आप ये नहीं कहोगे 8 फुटबॉल दिख रहे हैं। आप कितने कहोगे? कहोगे सर 8 फुटबॉल तो हैं, लेकिन हर एक फुटबॉल अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, तो 8 × 1/8 = 1। कितनी गजब की बात है, दिखाई 8 पड़ते हैं, कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो इस तरह से हम एज का कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, 1/8 आता है। अब आपसे कोई पूछे, जैसे ये बना दिया मैंने क्या कि इसके फेजेस पे, इसके फेसेस पे ये 6 पॉइंट हमने दिखा दिए, और मैं पूछूं कि फेस पे 6 फुटबॉल आपको नजर आ रहे हैं, तो आपने बोला हाँ आ रहे हैं। मैं पूछूंगा सच में कितने आ रहे हैं, यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6 नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे सर 6 तो हैं, लेकिन फेस पे 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है सर, इसलिए 6 × 1/2 = 3। मैंने आपसे पूछा कि एज पे, मैंने आपसे पूछा
कि हर एज पे मैंने एक एक लैटिस पॉइंट रख दिया, हर एज पे मैंने एक एक लैटिस पॉइंट रख दिया और आपसे पूछा टोटल कितनी एजेज हैं, तो आपने कहा सर टोटल 12 एजेज हैं, 4 नीचे 4 ऊपर और 4 ये वाली, ये रेड कलर के 12 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। फिर मैंने आपसे पूछा क्या जो 12 लैटिस पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो 12 इस यूनिट के पूरे पूरे हैं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 12 कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं सर ये 12 नहीं दे रहे हैं, ये 1/4 देता है एक लैटिस पॉइंट, तो 12 हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं 12 इंटू 1/4, तो सर ये आ जाता है 4 3 जा यानी 3, 4 3 जा यानी 3। ये टोटल हमें 3 दिख रहे हैं केवल, और 6 का 1/2 करेंगे तो भी 3 आएगा, 8 का 1/8 करेंगे तो 1 आएगा। यानी अगर बात करें अपने कंट्रीब्यूशन की तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पढ़ा है अब तक कितना कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। ये कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा। एक कंट्रीब्यूशन हमें और पढ़ना है कि कोई चीज अगर बॉडी सेंटर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो देखो भैया आप जिस रूम पे बैठे हैं, आई होप आपके रूम पे फैन लगा हुआ है, वो फैन हमारा थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, उसको हम नीचे करके लंबा करके उस फैन को बीचों बीच अपने रूम पे ले आते हैं और उस फैन को चला देते हैं हम, और आपसे पूछें कि 8 कमरे बने हुए हैं, जैसे सोचा था 1 2 3 4 और 4 ऊपर, और पूछे कि भैया इस फैन की हवा कितने कमरों में लग रही है, तो आप कहोगे सर कैसी बात करते हो, जिस रूम पे हम बैठे हैं उसी रूम पे तो ये हवा दे रहा है, इसका मतलब इस फैन का कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा होता है। आइए आपको अपने फिगर में समझा देते हैं। ये हमारा फिगर था, सपोज करते हैं ये रेड कलर का जो पॉइंट है अपने यूनिट सेल के बीचों बीच में से लटक रहा है, अपने इस यूनिट सेल में बीचों बीच यहां से लटक रहा है, ध्यान देना बीचों बीच से यहां पे ये पॉइंट लटक रहा है। ये पॉइंट, ये फुटबॉल जो देख पा रहे हो, ये जो लैटिस पॉइंट आप देख पा रहे हो, ये लैटिस पॉइंट क्या इस कमरे पे दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। पीछे वाले कमरे पे? बिल्कुल नहीं। इस रेड के पीछे वाले यूनिट सेल पे? बिल्कुल नहीं। और 4 जो ऊपर यूनिट सेल बनी है वहां तो सर सवाल ही नहीं उठता। यानी बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन हमारा पूरा पूरा उसी यूनिट सेल को आता है, यानी जिस यूनिट सेल में बॉडी सेंटर होता है उसी यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन होता है, पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो बॉडी सेंटर को हम लिखते हैं 1, बॉडी सेंटर को हम लिखते हैं 1। तो आइए अब टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट देख लेते हैं एफसीसी, बीसीसी, एससीसी के केस में। तो आओ समझते हैं। क्या कहा गया कि आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इन सबको जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। या फिर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ फुटबॉल्स बता दो, क्योंकि हम लोगों ने तो पूरी क्लास में फुटबॉल चिल्लाया है ना, तो कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ फुटबॉल्स बता दो, तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फुटबॉल्स कितने होंगे। यानी चाहे पूछे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, चाहे पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर कहे जेड, किसके किसके केस पे पूछेगा, तो पता ये चला कि हमें एससीसी का केस पढ़ना है, हमें बीसीसी का केस पढ़ना है और हमें एफसीसी का केस पढ़ना है। ये 3 केस हमें पढ़ने थे। इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा, एफसीसी का केस, या बाद में लिख देता हूं, पहले एससीसी और बीसीसी का केस देखना है। अब कोई आपसे कंट्रीब्यूशन पूछे तो आपको ये तो पता होना चाहिए एससीसी होता क्या है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एससीसी का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल और लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर। तो आइए एक फिगर ड्रा करते हैं हम लोग पहले एससीसी का। तो ये एक हमने फिगर ड्रा किया और इसमें हमने लैटिस पॉइंट बना दिए, कहाँ पे? कॉर्नर पे। सर क्यों बना दिया केवल और केवल कॉर्नर पे? क्योंकि सर पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एससीसी का मतलब होता है लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर।
तो सर हमें जेड की वैल्यू बतानी है। जेड की वैल्यू बताना का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं इस यूनिट सेल में। तो अभी तो बात करके आए हैं कि सर दिख तो 8 रहे हैं, दिख तो ये 8 रहे हैं, लेकिन रियल में ये 8 है नहीं। तो कितने हैं फिर? हमने कहा सर दिख तो ये 8 रहे हैं, लेकिन हर लैटिस पॉइंट अपना अपना 1/8 हिस्सा देता है, यानी 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। तो बात करते हैं एससीसी का जो जेड होता है वो 1 होता है। अब बात करते हैं सर बीसीसी क्या होता है। तो बीसीसी के केस में क्या होता है, लैटिस पॉइंट, इसी में मैं बना देता हूं, चलो दूसरा ड्रा करके दिखा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। तो बीसीसी के केस में क्या होता है, बीसीसी के केस में हमारा लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे होता है, लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे होता है, और कॉर्नर के साथ साथ लैटिस पॉइंट हमारा बॉडी सेंटर पे भी होता है। कॉर्नर के साथ साथ लैटिस पॉइंट कहां पे होता है, बॉडी सेंटर पे भी होता है। तो कॉर्नर कितने हैं, तो कॉर्नर तो 8 हैं, कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8 था। तो कॉर्नर की बात हो गई। एक लैटिस पॉइंट एक्स्ट्रा है, कहां पे है, बॉडी सेंटर पे है, तो हमने कहा +1। और इस 1 का कंट्रीब्यूशन हमने क्या सीखा, हमने सीखा कमरे पे जो फैन लटक रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कमरे को हवा देता है, यानी बॉडी सेंटर की कोई चीज होती है तो पूरी पूरी वो उसी यूनिट सेल की होती है, पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो 8 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 1, तो 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो पता ये चला कि एससीसी का लैटिस जेड की वैल्यू 1 और बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है। तो आओ हम देख लेते हैं एफसीसी के केस में क्या कुछ आता है। हमें बात करना है एफसीसी। एफसीसी पहले काम करेंगे हम, एफसीसी का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। और पहली क्लास में सीखा था कि एफसीसी में लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ सारे फेस पे भी होते हैं। तो हमने कहा ये हमारे 8 कॉर्नर हो गए हैं, और 8 कॉर्नर के साथ साथ हमारे 6 फेसेस होते हैं। तो पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, ये पीछे वाली दीवार का 5वां फेस और फ्रंट वाले का 6वां फेस। ये 6 फेस हमने बना के दिखा दिया और बोला कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो उसने कहा कॉर्नर का मतलब 8 इंटू 1/8, और फेसेस हमारी 6 हैं, और हमने पढ़ा है कि फेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। तो 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल हुआ, ये 3 हुआ, और जेड की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 4। जेड की वैल्यू निकल के आ गई 4।